हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस में हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 3 नियोजित विकास की राजनीति मींस पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। इस चैप्टर का पहला पार्ट आज शुरू करते हैं और इस चैप्टर की शुरुआत के साथ ही देखते हैं कुछ टिकट्स, डाक टिकट्स आपके सामने दिख रही है। ये जो टिकट्स हैं ये कहानी बयां करती हैं भारत के विकास की, और शुरुआती 2 दशकों में जो विकास हुआ, निर्माण हुआ, भारत निर्माण हुआ, उसकी कुछ झलक हमें यहाँ दिखाई देती है। फॉर एग्जांपल ये पहली टिकट आप देख पा रहे हैं, तिलैया बांध दामोदर रिवर पे ये निर्माण हुआ, भाखड़ा नंगल बांध। ये टिकट चितरंजन रेल इंजन, गुवाहाटी में ये रिफाइनरी, गुवाहाटी रिफाइनरी जो है इसका निर्माण हुआ। और इसके बाद ये आप हलियंत्र देख सकते हैं, और ये सिंधरी का जो एक प्लांट है ये आप देख सकते हैं। भाखड़ा नंगल दोबारा से आप यहाँ पे देख सकते हैं, विद्युत इंजन जिसको हम इलेक्ट्रिकल इंजन बोलते हैं। ये ग्रीन रिवोल्यूशन का एक स्टैम्प 1968 में इंदिरा गांधी के टाइम पे आया। हीराकुंड डैम जो है ये उड़ीसा में महानदी पर, और इसी के साथ हिंदुस्तान विमान कारखाना ये भी आपको दिख रहा है। तो ये सभी टिकट से हमें पता लगता है कि किस प्रकार से आज़ादी के शुरुआती 2 दशक में निर्माण कार्य हुए। इस चैप्टर में हम इसी प्रकार से देखेंगे कि किस तरह से निर्माण कार्य मीन्स आर्थिक विकास, जो तीसरी हमारे सामने चुनौती थी, जो 2 चैप्टर आपने पढ़े उसमें राष्ट्र निर्माण और लोकतंत्र की स्थापना, इन चुनौतियों के साथ साथ आज इस चैप्टर में हम तीसरी चुनौती के बारे में पढ़ेंगे जो थी आर्थिक विकास। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो उसमें विकास को लेकर कुछ बहसें क्या थी और कौन से फैसले हुए इनके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। और पहले 2 दशकों में हमारे नेताओं ने कौन सी रणनीति अपनाई और उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों ये रणनीतियाँ अपनाई गई, और इस रणनीति की मुख्य उपलब्धियाँ क्या रहीं और क्या इनकी कमियाँ थी, और बाद के सालों में इस रणनीति को क्यों छोड़ दिया गया। अब चलते हैं आगे, नियोजित विकास की राजनीति शुरू करते हैं राजनीतिक फैसले और विकास से। सबसे पहले यहाँ हम उदाहरण लेते हैं उड़ीसा का। उड़ीसा आपको पता है एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लौह अयस्क काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। आज़ादी के बाद जब इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी तो उड़ीसा सरकार ने ये फैसला लिया कि लौह अयस्क का यहाँ पे अच्छा जो स्टॉक है उसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए, और इसके लिए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। क्यों किए? क्योंकि सरकार सोच रही थी कि इससे राज्य में क्या होगा, पूंजी निवेश होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, और लौह अयस्क के ज़्यादातर भंडार आपको पता है कि उड़ीसा के अविकसित इलाकों में है, खासकर जहाँ पे आदिवासी रहते हैं। अब ये आप देखिएगा कि किस तरह से इनको अलग अलग जो है इनके विचार आए कि किस प्रकार से राज्य क्या चाहती है, जो सरकार है राज्य सरकार और साथ में केंद्र सरकार, ये चाहते हैं पूंजी निवेश हो और रोजगार के अवसर बढ़े। दूसरी तरफ जो आदिवासी लोग हैं, जैसे हमने देखा कि अविकसित इलाकों में ये लौह भंडार हैं, तो आदिवासी जो लोग हैं उनको डर है कि अगर ये उद्योग यहाँ लगे तो उनको वहाँ से भगाना पड़ेगा, विस्थापित होना पड़ेगा, और उनकी आजीविका जो गुजारा है, जो जंगलों में रह के वो करते हैं उस क्षेत्र में, वो छिन जाएगा। तीसरा जो एक एस्पेक्ट आता है, पहला राज्य और केंद्र सरकार का आ गया, दूसरा एस्पेक्ट आदिवासियों का आ गया, और तीसरा एस्पेक्ट जो आता है वो पर्यावरणविदों का आता है। उनको डर है कि अगर खनन होगा, क्योंकि लौह अयस्क निकाला जाएगा ज़मीन से तो खनन होगा, और उद्योग लगेगा तो खनन और उद्योग से क्या होगा, पर्यावरण को नुकसान होगा, इससे प्रदूषण फैलेगा। अब ये तीनों जो विचार हैं आपके सामने, अलग अलग पक्ष जो है निकलकर सामने आ गए। यहाँ एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। पोस्को प्लांट उड़ीसा में जो ग्रामीण है उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर दिया। एक छोटी सी रिपोर्ट आप इसको पढ़ के देख सकते हैं। धिंकिया, नुआगांव और गढ़कुजंगा ग्राम पंचायत के 100 से भी ज़्यादा स्त्री पुरुषों ने कंपनी के दफ्तर में घुसने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें रोक दिया। ये मतलब ये आंदोलन जो है पोस्को प्लांट के खिलाफ जो है चलाया गया। राजनीतिक टकराव यहाँ पे हम देखते हैं कि ये राजनीतिक टकराव जो है वो किस प्रकार से हुए। जैसे हमने देखा कि लोकतंत्र में ऐसे फैसले जनता के द्वारा लिए जाने चाहिए, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि निवेश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इन फैसलों पर विशेषज्ञों की स्वीकृति तो जरूर है कि खनन, पर्यावरणविद, अर्थशास्त्र जो है इनकी राय जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अंतिम जो निर्णय है वो जनप्रतिनिधियों को लेना है, राजनीतिक निर्णय होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जनप्रतिनिधि जो हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं और राजनीतिक रूप से वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार से आज़ादी के बाद जो फैसले लिए गए, इनमें कई प्रकार के फैसले थे जो आर्थिक विकास के एक मॉडल या ये कहें कि एक विजन से बंधे हुए थे। यानी कि जो भी फैसले लिए गए आर्थिक विकास से बंधे हुए थे, यानी कि आर्थिक विकास होना चाहिए, इससे रिलेटेड ये सारे फैसले थे। तो अब हम जिक्र करते हैं कि भारत के विकास का अर्थ क्या, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है। और इसलिए इस मामले को व्यवसायी, उद्योगपति और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता था। यानी कि यहाँ पे सरकार को एक भूमिका निभानी थी। तो हम सरकार की भूमिका के बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये विचारधाराएं, अलग अलग विचारधाराओं के बारे में पढ़ते हैं। वामपंथ और दक्षिणपंथ क्या होते हैं? ये एक ऐसी पार्टियां या ऐसे समूह होते हैं जो सामाजिक बदलाव को लेकर कोई अपना पक्ष रखते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह का पक्ष रखते हैं, तो वो दक्षिणपंथ होंगे या वामपंथ होंगे। वामपंथ कौन होते हैं? अमूमन वो लोग होते हैं जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं और ये कहते हैं कि भाई इनको फ़ायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियां जो है वो लागू होनी चाहिए। यानी कि गरीबों को और जो पिछड़ा हुआ तबका है उसको फ़ायदा पहुंचाने वाले लोग, उनको फ़ायदा पहुंचाने की नीति में विश्वास रखने वाले लोग वामपंथी होते हैं। दक्षिणपंथी कौन से होते हैं? वो लोग कहते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था होनी चाहिए और इसी से हमारी प्रगति हो सकती है। यानी कि सरकार का अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यानी कि वो मुक्त बाजार प्रणाली को समर्थन देते हैं, वो होते हैं दक्षिणपंथी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। विकास की धारणाएं कौन कौन सी हैं? देखो, विकास की धारणाओं का मतलब है कि विकास के कौन से तरीके जो है वो अपनाए जाएं और किस प्रकार की जो है प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। तो ये विकास की धारणाओं के बारे में हम अब डिस्कस करते हैं। उड़ीसा के उदाहरण से हमें पता लगता है कि इतना कह देने से बात नहीं बनती है कि कोई विकास चाहता है। ठीक है, इसमें यह है कि जनता के विभिन्न तबकों के लिए विकास के अर्थ अलग हो सकते हैं। जैसे हमने देखा कि आदिवासियों के लिए विकास का जो अर्थ है वो अलग हो सकता है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो है वो अलग जो है पास आस्पेक्ट सोच रही है, पक्ष सोच रही है विकास का। इसी प्रकार से जो उद्योगपति हैं, व्यवसायी हैं, ठीक है, निर्माता हैं, उनकी तरफ से विकास जो है अलग है। तो इस प्रकार से सभी वर्गों के लिए विकास का जो अर्थ है वो अलग है। सामान्य तौर पर आज़ादी के बाद ये समझा गया कि अगर हम पश्चिमी देशों का पैमाना अपनाएं तो वही विकास है। यानी कि आधुनिक होना और आधुनिकीकरण, मतलब पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह विकास के जो है कार्य अपनाए जाएं, इसलिए हम उसको आधुनिक जो है कह सकते हैं और आधुनिकीकरण से पश्चिमी मुल्कों से जोड़ सकते हैं और इसी को हम विकास की अवधारणा से जोड़कर चलते हैं। तो ये आ गया इसके अंदर आधुनिकीकरण। अब क्या आता है कि पूंजीवाद और उदारवाद का जो है वहाँ पे उदय हुआ और उसी तरह दुनिया के बाकी देशों में भी होगा ये माना गया। और आधुनिकीकरण को समृद्धि और भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची माना जाता था। ये उस समय की बातें हैं। आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के दो मॉडल थे। आप सुनिएगा कौन से मॉडल थे। उदारवादी पूंजीवाद, इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, बाजार मूलक स्वतंत्रता, मुक्त बाजार व्यवस्था, इन पर जोर दिया जाता है। और दूसरा मॉडल था समाजवादी मॉडल, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र पर विशेष बल दिया जाता है और सरकार के हाथ में शक्तियां या पावर होनी चाहिए। समाज में उत्पादन और जो वितरण के संसाधन है उन पर सरकार का और समाज का अधिकार होना चाहिए। ये दो मॉडल आ गए। अब भारत के सामने ये दो विकास के मॉडल थे। अब कौन से मॉडल को अपनाया गया? देखिए, शुरुआत में उदारवादी पूंजीवादी मॉडल जो है उसका समर्थन इतना नहीं था जितना समाजवादी मॉडल को था, और ये रूस का अपनाया हुआ था। सोवियत संघ इस मॉडल को उस समय अपना रहा था, जबकि उदारवादी पूंजीवादी जो मॉडल है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में अपनाया गया था। तो भारत के भी ज़्यादातर जो नेता थे वो विकास के इस मॉडल में विश्वास रखते थे, समाजवादी मॉडल में। ठीक है, तो इस प्रकार से समाजवादी मॉडल को भारत में अपनाया गया। इसी में हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम योजना आयोग के बारे में पढ़ते हैं। योजना आयोग एक संवैधानिक जो है संगठन नहीं है, यानी कि संविधान में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं था। इसको बाद में मार्च 1950 में इसको एक प्रस्ताव के जरिए, भारत सरकार ने एक प्रस्ताव के जरिए मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और इसका जो मुख्य काम होता है वो होता है कि
नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अगर हम बात करें तो राज्य एक ऐसी समाज रचना को बनाते बचाते हुए लोगों की भलाई के लिए प्रयास करेगा जहाँ राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भावना से अनुप्राणित हो। राज्य अन्य बातों के अतिरिक्त अपनी नीतियों को इस तरह बनाएगा और अमल में लाएगा, यानी कि योजना आयोग का मुख्य कार्य हो गया नीतियों का निर्माण करना और योजना बनाना। और ये विकास के लिए जो योजनाएं बनाता है और इनको लागू करवाता है, तो ये इसका मुख्य कार्य हो गया। जैसे स्त्री पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का बराबर अधिकार हो, समुदाय के भौतिक संसाधनों की मिल्कियत और नियंत्रण को इस तरह बांटा जाएगा कि सर्वसामान्य की भलाई हो, और अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह नहीं किया जाएगा कि धन अथवा उत्पादन के साधन एकाध जगह केंद्रित हो जाए, यानी कि विकेंद्रित होने चाहिए जिससे जनता की जो है भलाई हो सके। नियोजन क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं नियोजन होता क्या है। नियोजन का अर्थ होता है कि कम से कम व्यय द्वारा, कम से कम खर्चे के द्वारा अगर हम जो उपलब्ध हमारे सामने जो संसाधन है, साधन है, उनका प्रयोग करते हुए एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करना। ठीक है, दोबारा से सुनिए। नियोजन का अर्थ होता है कि कम से कम व्यय द्वारा, कम से कम खर्चे के द्वारा उपलब्ध साधनों का प्रयोग करते हुए पूर्व निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करना ही क्या होता है? नियोजन होता है। ठीक है, तो अच्छा नियोजन कौन सा होता है? जिसमें भाई स्पष्ट उद्देश्य हो, साधनों की व्यवस्था हो, यानी कि हमारे पास साधन भी होने चाहिए, लचीलापन होना चाहिए कि उसको बार बार हम थोड़ा चेंज भी कर सके व्यवस्था के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, समन्वय व्यवहारिकता होनी चाहिए, पद सोपान होना चाहिए और उसमें निरंतरता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो है नियोजन था। और नियोजन को अपनाने के लिए उस समय जो है बॉम्बे प्लान आया 1944 में। उद्योगपतियों का एक तबका जो है एकजुट हुआ और नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, उसे बॉम्बे प्लान कहते हैं। बॉम्बे प्लान में ये मंशा थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। इस तरह चाहे दक्षिणपंथी हो या वामपंथी, सभी चाहते थे कि देश नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले। भारत के आज़ाद होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आया, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने। भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और रणनीति अपनाएगा, फैसला करने में इस संस्था ने केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई। तो आज के इस भाग में इतना ही, और इसको दोबारा से आप देखें और ध्यान से इसको रिवाइज करें ताकि आपको चैप्टर और अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।